जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी द्वारा अपने अपने अलग अलग सीटों से जो चुनावी तैयारियों में जुटे हैं उन तमाम नेताओं को बुलाकर आगे के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की है। नकुट विधानसभा सीट से राव केसर सलीम का नाम चर्चाओं में है और यह भी बीते दिनों आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के समक्ष गए थे और अपनी दावेदारी नकुट विधानसभा सीट से इनके द्वारा की गई है। तो राव केसर सलीम जी हमारे साथ मौजूद है जिनसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो राव साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद परवेज भाई, आपका, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। राव साहब, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब आप सक्रिय हो गए हैं और आपकी पार्टी ने जो भी दावेदार थे उन तमाम नेताओं को बुलाया और लखनऊ वीआईपी गेस्ट हाउस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। तमाम नेताओं से चर्चा की गई। तो किस तरह की चर्चाएं आप लोगों से हुई है? देखिए, इसमें आपको मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि 2027 की विधानसभा को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सचिव चंद्रशेखर जी बहुत सीरियस हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें किसी तरह भारतीय जनता पार्टी फासिस्टवादी ताकतों को सत्ता से दूर रखना है। उसमें जो भी समीकरण हमें अपनाने पड़ेंगे हम अपनाएंगे और मेन मुद्दा हमारा इस सत्ता परिवर्तन यात्रा माननीय चंद्रशेखर जी ने चला रहे हैं, अभी चल भी रही है, चलाई भी है। अभी 3 मंडलों में वो होके गए हैं जी। उसके बाद में हमारा सिर्फ यही मसला था कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम सत्ता से दूर रख सकें और प्रत्येक विधानसभा से जितने प्रत्याशी थे एक एक को बुला के रात 2 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेके रात 2 बजे तक वीवीआईपी गेस्ट हाउस में हमारे मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, इनके प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट थी। सबसे साक्षात्कार हुआ, वहाँ का अपनी अपनी विधानसभाओं का समीकरण सबसे पूछा गया, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी रणनीति है, किस तरह है। तो एक वो प्रत्याशी जो इसका असल मकसद ये था बुलाने का कि एक एक विधानसभा में लंबी लाइन है, तो उन्हें ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि कौन प्रत्याशी कितना गंभीर किस विधानसभा से उसे क्षेत्र के बारे में, उसकी समीकरणों के बारे में कितनी जानकारी है, कहाँ कहाँ वो गया है, क्या जातीय समीकरण है, क्या लोगों में एंटी कम्बेंसी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ से वोट हासिल कर सकते हैं। ये इसी समीकरण को लेके तमाम प्रत्याशियों से समीकरणों को लेकर फीडबैक लिया गया है। तो राव साहब, आपने नकुट उसमें 2 चीज़ें थी। पहले उन्होंने अपने संगठन से भी उसकी फीडबैक मंगाई हुई, डाटा कलेक्शन हुआ, वो उनके टेबल पे था। और फिर जो कैंडिडेट जो डाटा बता रहा था, जो हो रहा था, वो उसको टैली कर रहे थे। उसमें माइनस प्लस 1000-2000 का इधर से उधर हो सकता है, अनुमान है, आंकड़े हैं। लेकिन वो इस बात को देख रहे थे कि उन्होंने जो अपने सर्वे में जो एक वो अपना सर्वे करा के उन्होंने जो एक डाटा कलेक्ट किया है, उस सर्वे को कौन सा प्रत्याशी जो अपने आप को प्रत्याशी बनवाना चाहता है, वहाँ से लड़ना चाहता है, कौन सा उसके नज़दीक बात कर रहा है। यानी जो चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता हैं वो अपने क्षेत्र को लेकर कितनी जानकारी रखते हैं, तमाम फीडबैक लिया गया है। तो आपने नकुट विधानसभा सीट से दावेदारी की है, नकुट विधानसभा सीट को लेकर आपने वहाँ पर चर्चा की जी। तो आपके किस तरह के समीकरण है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी से लोग बड़े त्रस्त हैं और आम जनता इस सरकार को बदलना चाहती है। मैं ये जहाँ तक मानता हूँ, इस बात को मेरे कोई किसी तरह भी ले, कि 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उसके बाद से तमाम चुनाव बेईमानी से जीत रही है। तमाम संस्थागत उन पर कब्जा कर लिया है, चाहे वो चुनाव आयोग को स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ। जुडिशरी में आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। आप ने बिहार में करण सिंह करते थे कि साहब ने नीतीश के भ्रष्टाचार से निकालना है, नीतीश को साथ ले लिया तो सीएम के कैंडिडेट हो गए। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, वो आपका कोई भी अदरवाइज जितने भी दागी जिन पे वो टारगेट करते थे उन्हें पार्टी में ले लेके और अपनी वॉशिंग मशीन में धो के फिर जनता के बीच में प्लांटेड कर दिए जमीन। अब वही वो जब उन्हें प्लांट कर दिए उन्हीं को अब वो देवता बताते हैं। राम मंदिर का मसला है,
नो डाउट वो हर एक भारतीय के लिए एक आस्था का मसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का फैसला आया तब भी यही कहा था कि राम मंदिर आस्था का प्रतीक है, इसलिए वहाँ मंदिर बना दिया जाए, जबकि कोई कानूनी प्रक्रिया उस तरह की कोई वो नहीं दे पाए थे। तो उस आस्था के प्रतीक में आज हजारों करोड़ का गबन हो रहा है, चंदा चोरी हो रही है, हजारों करोड़ का गबन हो रहा है। ये सारी चीजें हैं जिससे जनता त्रस्त है। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक मसला था, ये भावनाओं को कैश करके, समाज का विघटन करके, समाज को बांट के चुनाव में अपना वर्चस्व करना चाहती है। इसे जनता पूरी तरह समझ गई है। जनता को पता है इस बात का कि हमने वोट किसे दिया था, जीत किसकी हुई है। और मैं आपके जरिए से एक और भी मांग करना चाहता हूँ, ये बहुत आप शायद कोट कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी इसकी। ये जितने भी रुझान आते हैं जब जिस दिन काउंटिंग होती है जी, उन सभी चैनलों पर जिस तरह पहले वो उसमें सर्वे पे बैन लगा दिया गया, एग्जिट पोल पर जैसे बैन लगा दिया गया, जब तक चुनाव के नतीजे ना आ जाएं उन रुझानों पर भी बैन लगाना चाहिए। अधिकारी को मीडिया के थ्रू, गोदी मीडिया लिए अधिकारी को मेंटल प्रेशर में लाना चाहते हैं इस चीज के लिए कि सरकार तो आ रही झूठी अफवाह फैलानी शुरू कर देते हैं। 2-2 घंटे बहुत सी सीट से बुलेटिन आने बंद हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये मेंटल प्रेशर बनाना चाहते हैं इस तरह से कि अब तो इनकी सरकार बन रही है, तो जहां 5,000 10,000 से कम की मार्जिन होता है वहां अधिकारी भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, फिर घपला करने के लिए। सहारनपुर इसका जीता जाता उदाहरण है। तो राव साहब, अब नकुड़ विधानसभा सीट को लेकर चर्चा कर रही हैं। जी, नकुड़ विधानसभा सीट को आपने कर्मभूमि बना लिया है। जी जी, पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज़ाद समाज पार्टी के समीकरण किस तरह से आप वहाँ देखते हैं? आपने कहा कि सत्ता की नाराजगी का लाभ आज़ाद समाज पार्टी को मिले। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 3,35,000 वोट वहाँ पर है उस विधानसभा। 3,35,000 100 भी नहीं है, 59 के करीब है। 3,35,059 वोट आज SIR के बाद जो मई में जो समीकरण हुई, वो जो वोटर लिस्ट, जो अंतिम वोटर लिस्ट आई है निर्वाचन आयोग की, ड्राफ्ट रोल जो अब का है, ड्राफ्ट रोल जो है 3,35,000 उसमें वोट है और 344 उसमें 433 बूथ हैं, 228 पोलिंग स्टेशन हैं। इन सब 188 उसमें ग्राम सभाएं हैं। इन सब को हम मंथन कर चुके हैं। इसका एक एक वोटर लिस्ट को लेके, एक एक बूथ को लेके, किस पॉकेट में हमारा कितना वोट है, कितना एंटी कैम्पेंसी का है, कितना आज़ाद समाज पार्टी का जो है वो उसका वोट किस बूथ पर है। और जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात है, खासतौर से मैं मुस्लिम मतदाताओं की बात करूँ, मुस्लिम मतदाता के सामने आज एक ही विकल्प है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को 2022 में इतना वोट दिया कि और उससे उधार ले लेके भी वोट दे दिया, जितना उसके किस्से में, उसकी जेब में जितना था 101% पोलिंग कर दिया। लेकिन कोई और वोट नहीं वो हासिल कर पाए और नतीजा ये हुआ कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और बहुत से भी कारण रहे हैं, लेकिन 2024 में जो आपने कहा कि 2022 में वोट दिया है, लेकिन 2024 में जो प्रैक्टिकल विपक्ष ने किया जी, उसमें 43 सीटें विपक्ष ने, 44 सीटें मान लें अगर चंद्रशेखर आजाद जी को भी उसमें इंक्लूड कर ले जाए, जी, जी, जी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश से जो झटका 2024 में लगा था जी, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं ऐसे इस तरह देखता हूँ, ये केंद्र की और प्रदेश की लड़ाई। अंतर्कलह भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है और फेयर चुनाव होना, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि 2024 का चुनाव एक फेयर चुनाव हुआ। लेकिन जब 2024 का चुनाव फेयर हो सकता है तो 2022 का चुनाव फेयर क्यों नहीं हुआ? 2019 का चुनाव फेयर क्यों नहीं हुआ? 2014 का चुनाव फेयर क्यों नहीं? कभी पुलवामा कर दिया जाता है, कभी और बहुत से इसमें आए हैं। अभी कश्मीर में जो उसके 24 का जो चुनाव आया वो कश्मीर में धर्म पूछ के मारा गया। जब इंटेलिजेंस आपकी सरकार, आपकी गृह मंत्रालय, तो पाकिस्तान से लोग कैसे आके यहाँ हमारी
मुल्क में अशांति पैदा कर देते हैं। ये आपकी कार्य प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन पूर्व की सरकारों में यह घटना और ज़्यादा होती थी, अब कम हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पूर्व सरकारों पूर्व में भी ऐसी होती थी, अब भी ऐसी होती है। कोई परिवर्तन इसमें नहीं आया है। जिस तरह अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि रुपया क्यों गिरता है मुझे अच्छी तरह पता है, मैं सरकार में बैठा हूँ। आपने शायद वो पढ़ा होगा, काफी बार। जी जी जी। अब क्यों गिर रहा है रुपया? जब कच्चा तेल किस भाव था, अब कच्चा तेल किस भाव है, अब पेट्रोल किस दाम है, जब 14 में किस से पहले क्या रेट था, हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग कहाँ थी। हम 5 ट्रिलियन की या 3 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, जबकि 85 लाख आदमी आज भी 5 किलो राशन पे जी रहे हैं। जी। गरीबी रेखा से आपने कितने आदमी बाहर निकाले, आपने आंकड़े दे दिए कि साहब इस साल हमने इतने लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए। तब आप उन आंकड़ों को देखो, आंकड़ों का खेल बताता हूँ आपको। अगर 1 लाख रुपए की आमदनी, मिसाल बता रहा हूँ, अगर 1 लाख रुपए की आमदनी का आदमी वार्षिक आमदनी वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाता था, तो अब आपने उसे 80,000 कर दिया। 80,000 की से जो वो आमदनी जिसकी कम होगी आय, वो गरीबी रेखा के नीचे होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो 1 लाख रुपए वाले थे वो ऊपर चले गए, वो ऑटोमेटिक बाहर हो गए उस कैटेगरी से। ऑटोमेटिक बाहर। आज 85 से 90 लाख आदमी हिंदुस्तान का 5 किलो राशन पे जी रहा है। देश की इकोनॉमी कहाँ है? देश की खुशहाली कहाँ है? तो वो तो कहते हैं कि हर घर राशन पहुंच रहा है, जिससे जो गरीब परिवार हैं उनको भोजन की व्यवस्था करने में कोई ज़्यादा समस्या ना हो। गरीबों को लाभ देने के लिए इस तरह की योजनाएं चलाते हैं। ठीक बात है, मान लिया आपने, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। बिल्कुल ये योजना चली। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जी ने चलाई थी योजना पहले, आपको याद होगा। जी। उन्होंने काम के बदले अनाज भी दिया था, और मनरेगा भी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। ये स्कीम थी देने की, उसका आपने अगर वो 150 दिन देती थी तो आपने 100 दिन कर दिए, जी। मानक घटा दिए आपने उसके। और दूसरे, जहाँ तक हम ये कहते हैं आप भीख मत दीजिए, आपने रोजगार देना। आप जो राशन आज फ्री में मिला है उसकी कीमत पहले 1 रुपए किलो या 2 रुपए किलो होती थी। 1 रुपए किलो गेहूँ, 2 रुपए किलो चावल। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आप मान ली, आज फ्री में मिल रहा है वो। जी जी। आप क्यों दे रहे हैं फ्री में? इसलिए दे रहे हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग उसको क्या कहना चाहिए, उसको मेंटेन नहीं कर पाते। लोग उसे उतनी आर्थिक स्थिति में नहीं है। आज क्यों ऐसा कारण बना है कि लोग अपने खाने के अनाज के को भी अफोर्ड करने में, 2 रोटी खाना खाने में भी अफोर्ड करने में उसको दिक्कत महसूस कर रहे हैं? तो इसका तो उनके पास रोजगार नहीं है। ये जो जनता की टैक्स का पैसा है, जिससे आप गरीबों को अनाज मुफ्त बांट रहे हैं, बजाय अनाज मुफ्त बांटने के आप कारोबार दीजिए ना, आपको उनको रोजगार दीजिए ना आपको। मैं अभी गंगा एक्सप्रेस वे से निकला, वहाँ गया था, अभी लखनऊ गया, मेरठ से चढ़ा। मेरे पास वो एनुअली पास गाड़ी पे है, तो साहब पता लगा ये तो नहीं जाएगी उसमें। क्यों नहीं जाएगी भैया इसमें? कि जी ये तो गवर्नमेंट ने अडानी को दे दिया है। और मैंने देखा भी वहाँ अडानी के लोग वहाँ कर रहे थे। और वो जो एनुअल पास था, इतना बड़ा हाईवे है जो एनुअल पास आपने बनाया है, उस पर 2 गुना टोल वसूल कर रहे थे। 3200 रुपए का सहारनपुर से लेके लखनऊ की लौट फेयर में 3200 रुपए का मेरा एनुअल पास होने के बावजूद टोल लगा। क्यों दिया साहब आपने? अगर एनुअल पास ना होता तो वो संख्या नहीं, एनुअल पास तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। नहीं, कुछ टोल पर तो क्या होगा ना, यहाँ जो रोहाना हो गया, ये टोल पे तो रोहाना में तो लगता ही नहीं, तो स्टेट हाईवे है। जी जी। रोहाना में नहीं लगता, बाकी आपका मेरठ में लगता है। जी जी। एक मेरठ में लग गया। और शायद मेरा जो है वो वहाँ से आगरा लखनऊ जो हाईवे है, जो इससे उतर के एक्सप्रेस वे से उतर के उस पर शायद 1-2 टोल उस पर लगाओ। 32 रुपए के टोल लगे। जब सरकार ने ये एक सुविधा दी है। दूसरी बात ये, आप 15 जब गाड़ी निकलती है तो रोड टैक्स 15 साल का आप पहले जमा करा लेते हैं। कोई भी व्हीकल निकलो आरटीओ से, उसका रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगा तब तक लाइफ टाइम उसका 15 साल उसे यूज करना है। आज उसे गाड़ी निकलवाने से पहले, नंबर प्लेट लेने से पहले 15 साल का लाइफ टाइम टैक्स जमा करना होगा। काहे का जमा कराते हैं साहब? रोड पे चलने का तो आप टोल ले रहे हैं। तो वो 15 साल का आपने आज 15 साल का आज आपने ले लिया, अगले 15 साल का किस लिए ले रहे हैं आप? ये तमाम ये मुद्दे हैं। तो ये मुद्दे क्या जमीनी
जो जमीन पर है उस पर इसको कोई असर हो पाएगा, क्योंकि आपने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही देखिए है। जमीनी मुद्दों का की मैं आपको बात बताऊं, हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, हमारा ये है कि सबको शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे वो हिंदी मीडियम स्कूल हो। 12वीं कक्षा तक सबको सामान्य रूप से जिस जगह वो वहाँ एडमिशन लेना चाहे उस जगह 12वीं की मेन पॉइंट है कि हम शिक्षा को अगर हम जब तक हम जो है वो क्वालिटी डेवलप नहीं करेंगे तब शिक्षा तक को आसान सस्ती शिक्षा को आसान करनी, शिक्षा को आसान, सबको रोजगार, सबको स्वास्थ्य, इस तरह की हमारी एक, अगर हम सरकार में आते हैं तो 32 पॉइंट का हमारा मैनिफेस्टो है। वो 32 पॉइंट के मैनिफेस्टो को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। जहाँ तक आज़ाद समाज पार्टी का सवाल है, लोग, इससे पहले कि आप सवाल करें वही आपको बता दूं जी। कि लोग ये पूछते हैं कि साहब दलित के अलावा क्या वोट है। ऐसा नहीं है कि आज़ाद समाज पार्टी केवल दलित वोट पे फोकस करती है। आपने कहा कि दलित के अलावा क्या वोट है, इसी में मेरे एक सवाल है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती हैं, दलित समाज की बड़ी नेता मानी जाती हैं और एक छत्र राज उनका कई दशक तक रहा है। बिल्कुल रहा है। तो उसमें भी आपको हिस्सेदारी करने के लिए बड़ी बसपा सुप्रीमो मायावती कोई, देखिए बहन मायावती जी एक बड़ी लीडर रही हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ और उनके लिए बड़े आदर भाव अपने मन में रखता हूँ। लेकिन एक तो उनकी उम्र हो गई, एक बड़ा फैक्टर आता है इसमें, वो उतना ज़मीन पे वो नहीं कर पाते। और दूसरे, मुझे ये कहने में कोई विरोध नहीं है कि वो भाजपा के हाथों में खेल रही है। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ विपक्ष का उम्मीदवार मजबूत होगा, आज आपको मैं बता रहा हूँ, वहीं वहीं वो ऐसा उम्मीदवार को वोट डालेंगे जो विपक्ष के वोटों में बंटवारा कर सके। जहाँ तक दलित वोट की बात है, दलित वोट में आज चंद्रशेखर आज़ाद एक उभरता सितारा निकले। एक लंबी उनके पास वो समय है, बहुत बड़ा समय है, ऊपर वाला उनकी बहुत बड़ी उम्र करे, युवा है। और उनके और मायावती जी को अगर कंपेयर किया जाए तो मायावती जी इतिहास की तरफ जा रही है, इतिहास बनने की तरफ जा रही है, और चंद्रशेखर आज़ाद भविष्य बनने जा रहे हैं। दलित का ही नहीं, जो समीकरण मायावती जी ने अपना के 4 बार मुख्यमंत्री बनी, माननीय काशीराम जी के पद चिन्हों पे आगे चल के आज उनको आदर्श मानकर आज चंद्रशेखर आज़ाद बहुत आगे निकल गई है। तो आपको लगता है जो बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग होती थी वो अब आज़ाद समाज पार्टी उसका लाभ लेती है? कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो गई। लेकिन बसपा के नेता तो आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद खुद भाजपा से मिले हुए हैं। इस तरह के बयान आप भी सुनते होंगे बसपा के नेताओं के। अब देखिए, कहने को तो मैं ये कह दूं कि साहब जो है मायावती जी जो है वो मुलायम सिंह से मिल गई, ये चमड़े की जबान है आदमी, इसमें कुछ। आप कार्यशैली देखिएगा, कहाँ कहाँ किस किस तरह टिकट बंटते हैं अब आपके सामने। अब मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं कि मान लो देहाती है जी, मुस्लिम विधायक वहाँ पे मौजूद है, विपक्ष का मौजूद है, और वहाँ सोशल इंजीनियरिंग का हिसाब देख के उसका साहब गाढ़ा मतदाता वहाँ पे है, और उन्होंने जो है वो शायद आजकल में फिरोज आफ्ताब का की टिकट की घोषणा करने की बात क्या है कि विपक्ष को कमज़ोर करना, जिसका सीधा सीधा लाभ भाजपा को पहुँचे। इस तरह की ये उनकी पिछले, आप किसी भी क्या कारण है, चलो चंद्रशेखर तो आज पैदा हुए हैं, आज सामने आए हैं, पहला चुनाव लड़ रहे हैं। एक चुनाव उन्होंने वो अपना लड़ा, उसमें 2 सीटों पे लड़े, एक जीते, एक जो है दूसरे नंबर पे रहे, दूसरे तीसरे नंबर पे। और मायावती जी तो 4 दशक तक उन्होंने वो किया, क्या कारण है, 0 पे आ गई। राज्यसभा में कोई नहीं रहा, विधायक एक रह गया, वो भी अपने बल पे, लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, बहुत सारी चुनाव लड़ दी। क्यों जनता का विश्वास खोया, और इतनी तेजी से खोया कि आज 0 पे खड़े हुए हैं आप आके। तो फिर भाजपा का एजेंट कौन है, बात सब चीज स्पष्ट होती है जी। ऐसा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आप नकुड़ से ताल ठोक रहे हैं और नकुड़ विधानसभा सीट पर आप सक्रिय भी हैं, तो नकुड़ को लेकर किस तरह से आश्वस्त हैं आप? देखिए, पहली बात आपको ये बता दूं, आप सरकार की खामियों को लेकर बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं। जी, मैं आपको यही मुद्दे लेके हम जनता के बीच जाएंगे
कि बंटवारे की राजनीति नहीं चलेगी। आज भी प्रेम भाव की, सामाजिक समरसता की, भाईचारे की यही राजनीति चलेगी। ये राजनीति के लिए धर्म में बांटना, राजनीति असल में ये इतना बड़ा नशा है परवेज भाई, धर्म का नशा। चाहे मुझे ही एज ए मुस्लिम लीजिए, अगर मेरे पास धर्म की कट्टरता का अगर मुझ पर नशा चढ़ गया तो वो उतरना बहुत बहुत देर में उतरता है। इसी तरह धर्म की अफीम पिलाकर लोगों को रोजगार से दूर कर दिया, उन्हें मेन धारा से दूर कर दिया। आज पेपर लीक हो रहे हैं, उन पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। आज लोगों को जो रोजगार नहीं मिल रहा है उस पर आवाज़ नहीं उठाता। आज उद्योग हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं उस पर आवाज़ नहीं उठाता। आज मंदिर में घोटाले आ रहे हैं उन पर कोई मसला नहीं। तमाम मुद्दों पर सरकार फेल। और दूसरी आपको एक और बात बता दूं, नकुड़ विधानसभा की जहाँ तक पर्सनल बात है, केवल और केवल 315 वोट से चुनाव जीते हैं, आपको बताओ जी। और वो कैसे कैसे जीते हैं, किस तरह जीते हैं, कितनी देर काउंटिंग रोकी गई, क्या किया गया, बहुत अच्छी तरह। मुझे देवदुल्ले नकुड़ की जनता पर पूरा विश्वास है कि वो धर्म की राजनीति को छोड़कर किसकी राजनीतिक मानसिकता बिल्कुल स्वच्छ है, किसका जो है वो आंकड़ों पे ना छोड़ के जनता के बीच में जाने का किसके पास स्किल है, कौन आपसे बिल्कुल साफ सुथरी बात करके, साफ सुथरा मतलब धर्म और बिरादरी की राजनीति करके कौन नकुड़ के विकास की, नकुड़ में डेवलपमेंट लाने की, नकुड़ में रोजगार पैदा करने की, नकुड़ को एक विधानसभा लखनऊ के अंदर एक नई पहचान देने की कौन रणनीति बना सकता है, कौन उस पर मेहनत कर सकता है, इस पर वोट मांगो। और तो आप उसमें सक्षम हैं नकुड़ विधानसभा को अलग 100%। मैं साफ ये कहता हूँ, बिल्कुल साफ कहता हूँ, बल्कि एक चुनाव में, इस चुनाव पे हार भी चुका। थाना भवन का मेरा भांजा सगा वहाँ से चुनाव लड़ता है, इसके मैंने 3 चुनाव लड़ा है। मैं हर उसमें ये कह, इसका मुझे खमियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन मैं अपनी विचारधारा नहीं छोड़ूंगा कि अगर सिर्फ इसलिए वोट दे रहे हैं कि अकेला मुसलमान है वोट दे दो, ऐसा वोट नहीं चाहिए हमें। धर्म के नाम पे वोट नहीं चाहिए हमें, बिरादरी के नाम पे वोट नहीं चाहिए। हम तो विकास करना चाहते हैं, सबको सम्मान, सबको राजनीतिक भागीदारी, सबको इज्जत, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, न्याय का साथ देना, ये हमारा मूल मुद्दा होगा। वो किसी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो। आपने कहा कि धर्म और जाति की राजनीति नहीं करेंगे, और आज़ाद समाज पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन बीते दिनों भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी आप जानते हैं कि किस समाज से है, और भीम आर्मी के लोगों को 40% हिस्सेदारी आज़ाद समाज पार्टी को देनी पड़ेगी। जिला अध्यक्ष अगर आज़ाद समाज पार्टी का है तो जिला महासचिव जो बनेगा वो भीम आर्मी से बनेगा। वही बात आपको पूरी। देखिए, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी भी एक विचारधारा के लोग थे, भगत सिंह की विचारधारा अलग थी, चंद्रशेखर जो इसमें शहीद हुए थे उसमें उनकी विचारधारा अलग थी, लेकिन ध्येय क्या था सबका? एक ध्येय था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराना। भीम आर्मी को कितना प्रतिनिधित्व मिले, आज़ाद समाज पार्टी को कितना प्रतिनिधित्व मिले, ये उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग की बात है। हमने कहा समता मूलक समाज बनाना हमारा ध्येय है, उसमें जो भी दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, जिसके साथ भी अन्याय हुआ है, जिसको भी सही भागीदारी राजनीति में नहीं मिल पा रही है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना आज़ाद समाज पार्टी के तो पहले एजेंडे में है। तो 40% और 20% और 30% और 60% की तो कोई बात ही नहीं होती। जो राजनीतिक वंचित शोषित लोग हैं उन सब की भागीदारी आज़ाद समाज पार्टी में होगी। राजनीतिक वंचित शोषित बताया मैंने, धार्मिक या जातिगत नहीं। जब उनकी राजनीतिक सोच, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, अगर मैं ये कहना लोगों के साहब, एक समय वो भी आया था जब 19 में चुनाव लड़ी थी बेगम तबस्सुम जी RLD के उस समय यूपी से एक भी मुसलमान सांसद नहीं था, यूपी में सांसद ही था। अगर मैं ये कहना चाहूँ, ये कहूँ कि साहब तब क्या था, वहाँ भागीदारी देनी चाहिए। ये तो जनता भेजने वाली है, जनता
पार्टी के मैनिफेस्टो को लेके और कैंडिडेट की छवि को लेके वोट करेगी। इस समय मुझे बिल्कुल, इस समय मैं इस बात को आश्वस्त हूँ, क्योंकि बहुत लंबा खेल धर्म के नशे का हो चुका। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके ये धार्मिक नशा लोगों के सर से उतर रहा है, और जिस दिन उतरेगा, जब वोटर ये सोच लेगा कि हम अपने आने वाले पीढ़ी की भविष्य कैसा हो, उसके लिए रोजगार कितना हो, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था कैसी हो, उसके लिए उद्योग की व्यवस्था कैसी हो, जिस दिन इस मुद्दे को लेकर चुनाव में वोट करने चली जाएगी, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। तो आपको लगता है कि बेहतर विकल्प उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी, आज की तारीख में आज़ाद समाज पार्टी एक बहुत बड़ा विकल्प भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है। और हमें ये उम्मीद है कि हम सब लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारों को, दलित एकता, दलित मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाकर, हमने भाईचारा कमेटी इसलिए बनाई है कि उसमें हर तरह से हम जो है हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे। यहाँ मुझे मिल रहा है तो नकुड़ में, देवबंद में आपको मिल सकता है, कि दाताराम को मिल सकता है, कि रण कुमार को मिल सकता है, कि एक सोशल इंजीनियरिंग और सोशल समीकरण बना के जो सक्षम लोग हैं हर समाज में, बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे अगड़ा समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो। मेरा कहना ये है, अगर नाला गंदा है तो नाले को साफ करने के लिए आदमी को उसमें उतरना चाहिए। हम ये बैठे कहते हैं राजनीति बहुत गंदी चीज़ होगी, उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं वोटर भी है। क्यों ऐसे लोगों को वोट करता है? क्यों अक्षणिक लाभ लेने के लिए, अक्षणिक लाभ लेने के लिए अपना भविष्य दांव पर लगाता है? तो जब तक हमारी दूरगामी सोच नहीं होगी राजनीति में, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, जब तक साफ सुथरे लोग नहीं आएंगे, लोग कहते हैं खानदानी लोग, में किसी हाई कास्ट या किसी लो कास्ट को नहीं मानता। खानदानी आदमी वो होता है जिसका परिवार स्वच्छ सोच रखता हो, अच्छी सोच रखता हो, सिद्धांत की राजनीति करता हो, उसको मैं खानदानी मानता हूँ। वो किसी भी बिरादरी से, किसी भी धर्म में वो हो सकता है। तो जब तक ये लोग आगे अग्रिम पंक्ति में अपनी हिस्सेदारी नहीं करेंगे, मैं भी नकुल से, देखो देना ना देना राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्य क्षेत्र में आता है, लेकिन हाँ बड़ी मजबूती के साथ दावेदारी कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुझे उम्मीद है कि मेरी भावनाओं को वो आदर करेंगे, और आदर शायद में गलत बात हुई, मेरी भावनाओं को वो समझेंगे, और हर राजनीतिक आदमी की, और जो ये विचारधारा रखता हो कि हमें समाज में बदलाव लाना है, समाज में बदलाव लाने का एकमात्र विकल्प ये है कि जहाँ पॉलिसीज बनती है वो आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तब आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। मैं इस बंद कमरे में बैठ के या सड़क पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करके समाज में बदलाव नहीं ला सकता जब तक वो उस संस्था का हिस्सा नहीं बनेंगे जहाँ पॉलिसी। तो आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता राव केसर सलीम जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव है और लंबे समय तक आरएलडी से भी जुड़े रहे और आज़ाद समाज पार्टी में सक्रिय हैं, नकुड़ विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। तो इनसे हमने चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।